हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये दिया गया रेफरल कोड जो कि है रैंक 10, आप इसको यूज कर सकते हैं और आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर के ऊपर। सो आइए कोर्स कंटिन्यू करते हैं। ये जो कोर्स है ये तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री की समरी है एंड इसके अंदर मैं एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया अलॉन्ग विद एन आर्ट एंड कल्चर कवर करूंगा। अगर मैं बात करूं आज के सेशन की तो आज के सेशन में आई विल बी कवरिंग लेसन नंबर 7, दैट इज पोस्ट मॉडर्न इंडिया। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो उनके अंदर जो है मैंने चैप्टर 1 to 6 चैप्टर्स जो हैं कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाइए और उन सेशंस को देखिए जिससे आपको एक बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द टुडे सेशन। आज का जो सेशन है इसके अंदर हम कवर करेंगे शुंग डायनेस्टी और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में, सातवाहन डायनेस्टी और उनकी इंपॉर्टेंस और कल्चर के कंट्रीब्यूशन के बारे में, इन्वेजन्स जो हुए थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सक्स एंड बाक्ट्रियंस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुषाण्स की, कनिष्क की और उसकी अचीवमेंट्स की। फिर हम बात करेंगे गांधार आर्ट की और उसके सैलिएंट फीचर्स की। अगर हम बात करें आज के सेशन की तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आर्ट एंड कल्चर में भी जो ये है एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसमें गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। आइए आगे चलते हैं और अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें मौर्यन अंपायर की तो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक, जब मौर्यन अंपायर दो पार्ट्स में बट गया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, तो जो सक्सेसर्स माने जाते हैं वो बोला जाता है कि वो बहुत वीक थे और वो जो है अंपायर के ऊपर ढंग से जो है नियंत्रण नहीं रख पाए, जिस वजह से क्या हुआ 180 बीसी तक आते आते जो अंपायर है वो सिर्फ गैंगेटिक वैली वाले एरिया में ही सिमट के रह गया। आप ये देख सकते हैं इधर, ये जो येलो वाला पोर्शन है बस यहीं पर जो है अंपायर सिमट के रह गया। जबकि अशोक के टाइम में जो उसकी डेथ के टाइम पे जो अंपायर है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बाउंड्रीज ये थी और डेक्कन की बाउंड्रीज ये थी। तो आप देखिए कहाँ तब था और अब कहाँ है। तो इस जैसे ही जो बोला जाता है कि जो सक्सेसर्स थे दे वर नॉट एबल, और इस वजह से क्या हुआ जो प्रोविंसेस थे उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस अपने आप को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। द वेरी फर्स्ट वॉज द कलिंग। कलिंग जो है वो सबसे पहले था, उसने सबसे पहले जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी। अब अगर आप अशोक के टाइम में देखेंगे तो आपको ध्यान होगा कि कैसे अशोक ने कलिंग का वार लड़ करके कलिंग को मौर्यन अंपायर के अंदर किया, एनेक्स किया था, उसको शामिल किया था। बट वहीं जब जैसे ही सक्सेसर्स वीक हुए, मौर्यन अंपायर वीक हुआ, कलिंग ने फिर से अपनी इंडिपेंडेंस कर लिया अपने आप को, और उसके अलावा काफी सारे और स्टेट्स भी थे। वहीं अगर हम बात करें थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साइड, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साइड अगर हम देखें इस एरिया में तो यहाँ पर जो है काफी सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जिसकी वजह से जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है स्लिप्ड आउट हो गया। और अगर डेक्कन के एरिया की बात करें तो जो डेक्कन है वहां पर जो है सातवाहनास ने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया एंड दे टुक कंट्रोल ओवर द डेक्कन इंडिया। ठीक है। और फिर अगर देखें तो जो मौर्यन अंपायर है वो सिर्फ गैंगेटिक वैली वाले एरिया में ही सिमट के रह गया, जिसे बाद में जो है शुंग्स ने जो है ओवरटुक कर लिया। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग टू द शुंग्स। जो शुंग डायनेस्टी थे उसके जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, और जो पुष्यमित्र शुंग है वो कमांडर इन चीफ यानी सेनापति थे मौर्यास की आर्मी में, यानी अंडर द मौर्यास। और उन्होंने ही जो है लास्ट मौर्यन रूलर जो थे बृहद्रथ, उनको जो है मार करके असर्व द थ्रोन, तख्ता पलट कर दिया। ठीक है। अगर हम बात करें शुंग्स के लिए तो जब शुंग आए तो शुंग के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, वो था नॉर्थ इंडिया को यानी गैंगेटिक वैली वाले एरिया को प्रोटेक्ट करना। किनसे? नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन से। जो इन्वेजन्स हो रहे थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर बैक्ट्रियंस के और ग्रीक्स के, उनसे प्रोटेक्ट करना। माना जाता है कि जो पाटलिपुत्र था वो आज भी जो है कैपिटल ही था और
काफी हद तक ग्रीक्स ने आकर के उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, बट स्टिल पुष्यमित्र शुंग जो है दोबारा से पाटलिपुत्र को जीतने में जो है वो सक्सेस रहे थे। पुष्यमित्र शुंग सक्सीडेड इन रिगेनिंग द लॉस्ट टेरिटरी। और बोलते हैं कि कलिंग के खिलाफ भी, खारवेल के खिलाफ भी इन्होंने कैंपेन लड़ा था कि दोबारा से कलिंग को जो है शुंग एम्पायर के अंदर एनेक्स कर लिया जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पुष्यमित्र शुंग। वहीं अगर हम बात करें पुष्यमित्र शुंग के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, तो ही वॉज अ ब्राह्मण एंड वॉज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म। और उसने जो है 2 अश्वमेध सेक्रीफाइसेस भी करे थे। वहीं ऑन द कंटेम्प्रेरी जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं वो बोलते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो परसिक्यूटर था बुद्धिज्म का, यानी उसने जो है बुद्धिज्म को बुद्धिज्म के अगेंस्ट था वो, ठीक है। बट इसके काफी एविडेंस मिलते हैं हिस्ट्री में कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने जो है बुद्धिज्म आर्ट को जो है पैटर्नाइज किया था, यानी ही वॉज टॉलरेंट अगेंस्ट द बुद्धिज्म ऑल्सो। तो ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जो बुद्धिज्म टेक्स्ट में लिखा गया है, दैट ही वाज अ परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। और हमें ये कैसे पता लगता है कि दैट ही वाज ही टॉलरेटेड द बुद्धिज्म आल्सो, क्योंकि उसने जो है बढ़त और सांची के जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जो है रेनोवेट कराया था और उनकी जो कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करा था। अगर हम बात करें पुष्यमित्र शुंग के बाद, तो उनके पुत्र आए जो कि थे अग्निमित्र, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट रूलर थे शुंग के वो थे देवभूति, जिसने जो है वसुदेव कणव जो उनके मिनिस्टर हैं उन्होंने उनका उनको मार दिया था। और उसके बाद जो है कणव डायनेस्टी जो है गैंगेटिक वैली में इस्टेब्लिश हुई थी, यानी पहले मौर्यास, फिर शुंग आए गैंगेटिक वैली में, फिर कणव आए। तो जो कणव डायनेस्टी थी इन्होंने 45 साल तक यानी 45 ईयर्स तक रूल करा। और उसके बाद जो है गुप्तास तक जो है मगध के बारे में या मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ इतना खास ठोस नहीं मिलता कि वहां पे किसने करके अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश करी, ठीक है। पहले आए मौर्यास, मौर्यास के बाद आए फिर शुंग, शुंग के बाद आए कणव मगध वाले एरिया में। फिर देयर इज अ गैप बिटवीन द गुप्ताज एंड कणव, मतलब उसके बारे में ठोस जानकारी नहीं है हिस्ट्री में। अगर हम बात करें शुंग की इंपॉर्टेंस के बारे में कि शुंग का रूल का इंपॉर्टेंस क्या थी, तो दे डिफेंडेड द गैंगेटिक वैली फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन। ये सबसे बड़ा उनका एक सहयोग था जो है अगर हम पॉलिटिकल व्यू से देखें तो। वहीं अगर हम बात करें कल्चरल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, तो जो शुंग्स हैं इन्होंने जो ब्राह्मणिज्म है इसको एक तरीके से रिवाइव करा और साथ साथ जो है इन्होंने वैष्णविज्म को भी जो है प्रमोट करा और संस्कृत लैंग्वेज को भी प्रमोट करा। तो ये तो इनका हो गया कल्चरल, एक तरह से कल्चरल कंट्रीब्यूशन। और जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि दे डिफेंडेड द गैंगेटिक वैली फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स। माना जाता है कि जो शुंग रूल था इट वाज अ ब्रिलियंट एंटीसिपेशन ऑफ गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास, ठीक है। तो ये था सब शुंग के बारे में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सातवाहनास जो कि थे डेक्कन में। अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया की, तो जैसे मौर्यास थे इंपॉर्टेंट हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास जो सातवाहनास थे वो डेक्कन इंडिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और उन्होंने तकरीबन 45 साल 450 ईयर्स जो है रूल करा। कहां पर? डेक्कन इंडिया में। इनको जो है क्या बोला जाता है? आंध्राज भी बोला जाता है। और इनके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है पुराण्स में और मिलती है हमें डिफरेंट इंस्क्रिप्शन से। और जो इंस्क्रिप्शंस हैं मेन वो 2 हैं, एक तो है नासिक का इंस्क्रिप्शन और एक है नानागढ़ का इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें गौतमी पुत्र सतकर्णी की रूल और रैन के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन देता है। एंड गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सातवाहना रूलर। जो सातवाहनास थे हमें इनके इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है उनके क्वाइंस से, जो उन्होंने क्वाइंस इशू करे इनसे जो है हमें इनके इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता लगता है। तो जो सातवाहना डायनेस्टी थी इसका जो फाउंडर था वो था सिमुक
और सिमुक के बाद जो सक्सीड करा उसने उनके पुत्र कृष्णा ने। और इसने जो है कृष्णा ने जो किंगडम है उसको नासिक इन द वेस्ट यानी नासिक तक, वेस्ट में ऊपर तक नासिक तक जो है उसको कैप्चर करा, उसको बढ़ाया। फिर उसके बाद आते हैं श्री सतकर्णी जिन्होंने कि जो है वेस्टर्न मालवा और बेरार वाला जो है पोर्शन को एनेक्स किया, यानी कि अंपायर को और आगे बढ़ाया, और कुछ जो है अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस भी करे। तो अगर हम कल्चरल व्यू से देखें तो सातवाहना डायनेस्टी की जो 17th किंग है जिनका नाम है हल, जो कि उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, बट इधर जो है उनका दूसरा कल्चरल कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गत सप्त सती, गत सप्त सती, जिसको सत सही भी बोला जाता है। इन्होंने ये बुक लिखी जो कि प्राकृत लैंग्वेज में थी। तो एक इनका जो है ये कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, जबकि इनका जो रूलिंग पीरियड था वो छोटा ही था, सिर्फ 5 साल का, तो उसमें कुछ खास पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है। वहीं हम बात करें गौतमी पुत्र सतकर्णी की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सातवाहनाज में, सातवाहना डायनेस्टी के सबसे ज्यादा ग्रेट रूलर माना जाता है। इन्होंने जो है 24 साल तक रूल करा, फ्रॉम 106 एडी टू 130 एडी। और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो कहां पर रिकॉर्डेड है? नासिक इंस्क्रिप्शन में, जो कि उनकी मदर द्वारा यानी गौतमी बालश्री जो उनकी मदर हैं उनके द्वारा बनवाया गया है। तो नासिक इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द लाइफ एंड द अचीवमेंट्स ऑफ द गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये एक फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा प्लीज। तो बोलते हैं कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था उसने होल ऑफ द डेक्कन यानी काफी हद तक पूरा का पूरा डेक्कन वाला जो एरिया था उसको अपने अंपायर में सातवाहन अंपायर के अंदर कैप्चर कर लिया था। और जो उसकी विक्ट्री है नागापन्ना के ऊपर, जो कि मालवा का रूलर था, वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है। वहीं अगर हम बात करें इनके रिलीजियस कंट्रीब्यूशन के बारे में, रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, सो दे वर ब्राह्मण्स एंड दे पैट्रनाइज्ड ब्राह्मणिज्म। हालांकि ऑन द अदर हैंड दे आल्सो डू डोनेशंस टू द बुद्धिज्म आल्सो, बुद्धिस्ट आल्सो। अब जब गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद उनकी जो सक्सेसर आए, उनके बेटे थे, वो थे वशिष्ठ पुत्र पुल्लमई। ये जो है उनके बेटे थे। इन्होंने क्या करा, आगे जाके अंपायर को आगे बढ़ाया और कृष्णा रिवर तक ले गए आगे अंपायर को, ठीक है। और उसके बाद जो हमें इनके क्वाइंस हैं उनसे पता लगता है कि जो वशिष्ठ पुत्र पुल्लमई थे, इन्होंने क्वाइंस इशू करे, और उन क्वाइंस पे क्या इंस्क्राइब था? शिप्स, नावें बनी हुई थी उनपे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सातवाहनास थे वो जो है एक नेवल पावर थे, और उनका मैरीटाइम ट्रेड जो था वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उनकी इकोनॉमी का, ठीक है। तो जो लास्ट ग्रेट रूलर हैं सातवाहनास के वो हैं यज्ञ श्री सतकर्णी। पहला रूलर थे सिमुक, ग्रेट रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिनके बारे में हमें पता लगता है नासिक इंस्क्रिप्शन से। और उसके बाद जो है वो आए वशिष्ठ पुत्र पुल्लमई, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र थे। उन्होंने क्वाइंस इशू करे जिनके ऊपर शिप्स बनी हुई थी। और जो लास्ट रूलर थे वो थे यज्ञ श्री सतकर्णी। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द सातवाहनास। वहीं अगर हम सातवाहनास की टेरिटरी देखें तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन अगर आपको दिख रहा होगा, ये इधर नर्मदा तक थोड़ा ऊपर और नीचे ये कावेरी तक, ये जो है पूरा का पूरा सातवाहनास है। ये सातवाहनास है, ओके, सातवाहनास। और अगर हम, मैं जो क्वाइन का बताया था आपको, जो वशिष्ठ पुत्र पुल्लमई ने इशू करा था, जिसके ऊपर शिप बनी हुई है, अगर आप खुद देख सकते हैं, देखिए स्पेस शिप बनी हुई है ना। सो दिस टेल अस अबाउट द नेवल पावर, दैट द सातवाहनास वर द नेवल पावर एंड दे वर इंक्लूडेड इनटू द मैरीटाइम एक्टिविटीज। अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशंस की सातवाहनास की, तो जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है उसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी सातवाहनास के अंडर। और जो है गिल्ड्स, जो हमने मर्चेंट गिल्ड्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने मिलकर के बनाई थी, जिसको गिल्ड्स बोला जाता है, जो मर्चेंट्स के हक में और उनकी हेल्प में जो है काम करती थी। सो दे वर वेरी मच एक्टिव इन द इकोनॉमी एट दैट टाइम। साथ साथ देयर वर डिफरेंट क्राफ्ट्समैन ऑल्सो, यानी कि पॉटर्स भी थे,
वीवर्स भी थे और ऑयल प्रेसर्स भी थे, ये लोग भी एग्जिस्ट करते थे। वहीं अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, यानी कि कैसे जो है खरीद होती थी, तो वो देयर वर सिल्वर कॉइन्स, जिनको कर्शपना भी बोला गया है। दे वर यूज फॉर द ट्रेड। तो ये तो थी थोड़ा बहुत उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। वहीं अगर हम बात करें उनकी ओवरसीज के बारे में, तो दे वर ऑल्सो एक्टिव इन द ओवरसीज कमर्शियल एक्टिविटी। जो पॉलमी है वो बताते हैं अपनी बुक में, उन्होंने लिखा है कि सातवाहनास के अंडर काफी सारे पोर्ट्स थे, और जो दो मेन पोर्ट माने जाते हैं वेस्ट और ईस्ट साइड पे, वो था कल्याणी जो कि था वेस्ट साइड पे, और था गंजम जो कि था ईस्ट साइड पे। तो दीज टू वर द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स अंडर द सातवाहनास। नाउ कमिंग टू देयर कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि उन्होंने कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करा, तो दे पैटर्नाइज्ड बोथ बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। उन्होंने चैत्याज और विहाराज भी बनवाए, और जो है विलेजेस और लैंड्स जो हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ग्रांट में भी दी। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वशिष्ठ पुत्र पुल्लमई की, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के बेटे थे, उन्होंने अमरावती जो स्तूप है, ओल्ड अमरावती स्तूप, उसको जो है रिपेयर कराया, रेनोवेट कराया, और जो उनका नागार्जुन कोंडा में आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा नोटेबल है, जो कि वशिष्ठ पुत्र पुल्लमई ने करवाया था। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ ब्राह्मणिज्म की, दैट हाउ दे कंट्रीब्यूटेड टू द ब्राह्मणिज्म, तो देखा जाता है कि ब्राह्मणिज्म जो है डेक्कन इंडिया के अंदर वो सातवाहनाज ने ही रिवाइव करा, और उन्होंने कुछ जो है कुछ सेक्रीफाइसेस करे, जैसे कि अश्वमेधा करा और राजसूय किया। तो ये दो तरह के कि उन्होंने सेक्रीफाइसेस भी करे, और साथ साथ उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को और लिटरेचर को भी जो है पैटर्नाइज किया। अगर आपको याद होगा तो सातवाहन किंग के बारे में, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था हल के बारे में, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, तो उसका जो सत्यसई के टाइटल से, तो वो प्राकृत लैंग्वेज में ही थी। देखिए लिखा हुआ है, हल सत्यसई इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ प्राकृत लिटरेचर। So this was all about the Satavahanas. Now coming to the foreign invasions. अगर हम foreign invasions की बात करें जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुए, तो उसमें थे बैक्ट्रियंस, शक और थे कुषाण। ये तीन जो थे, इन्होंने जो आकर के जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्वेड करा। आप देखिए, जब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि काफी सारे फॉरेन इन्वेजन होंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, कहां से, माउंटेन रेंजेस में जो पासेस हैं उनसे, चाहे वो सुलेमान रेंज हो, चाहे वो हिंदू कुश वाली रेंज हो। तो ये लोग भी हैं सबसे पहले वहां पे कौन आए, इंडो ग्रीक्स आए, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर आया, पर्शियंस आए, फिर उसके बाद अब जो है ये बैक्टीरियंस आएंगे, शक्स आएंगे, कुषाण्स आएंगे। तो आप देखिए सब लोग जो है वहीं आ रहे हैं, उन्हीं पासेस से ही आ रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियंस, अगर हम बैक्टीरियंस के बारे में पढ़ें, तो जो बैक्टीरियंस थे ये आए इंडिपेंडेंट होकर के, कहां से, सीरियन अंपायर से। जो सीरियन अंपायर था ये वहां से आए, कब, 3rd सेंचुरी बीसी में। इन्होंने अपने आप को जो है वहां से बैक्ट्रिया और पार्थिया को एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया था इन्होंने सीरिया से। तो जो इनका रूलर था डेमेट्रियस, जो कि ग्रीक था, द ग्रीक रूलर ऑफ बैक्ट्रिया, तो उसने सबसे पहले जो है अफगानिस्तान और पंजाब को जो है इन्वेड करा और ऑक्यूपाई कर दिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया डेमेट्रियस ने, जो कि ग्रीक रूलर था, कहां का, बैक्ट्रिया का। फिर उसके बाद उसने क्या करा, तक्षशिला से अपने 2 मिलिट्री कमांडर्स छोड़ दिए, जिनका नाम था अपोलोडोटस और मिनांडर। मिनांडर को ही मिलिंद के नाम से भी जाना गया है, कि ये लोग आगे जाकर के फर्दर कॉन्क्वेस्ट करें। जो अपोलोडोटस था उसने जो है सिंध कैप्चर करा, यानी कि वो तक्षशिला से जो है साउथ की तरफ चला गया थोड़ा सा। ठीक है। और वहीं जो मिनांडर था, ये जो है वेस्ट ईस्ट की तरफ आ गया, कहां पर, मथुरा वाले एरिया तक आ गया। ये मिनांडर एक्सटेंडेड हिज रूल अप टू मथुरा। हालांकि इसने पाटलिपुत्र को भी जो है कैप्चर करने की कई बार कोशिश करी, बट पुष्यमित्र शुंग के जो ग्रैंडसन थे वासुमित्र, उन्होंने कई बार इनको रोका, इनकी आर्मी को। सो वो पाटलिपुत्र जो है कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है। तो जो अपोलोडोटस था वो कहां तक आ गया, सिंध तक, और जो मिनांडर था, मिलिंद था, वो आ गया
मथुरा तक। तो जो इसकी मेनांडर की कैपिटल थी वो थी सकल, सियालकोट में। ठीक है। और जो मेनांडर है, माना जाता है कि ही हैड सो मच इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म। और एक टेक्स्ट है मिलिंद पन्हो, जिसको बोला गया क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। तो उसमें डायलॉग्स हैं किसके, मेनांडर के बुद्धिस्ट मॉन्ग नागासेन के साथ। तो जो मेनांडर है, मिलिंद है, उसकी एक कॉन्वर्जेशन है बुद्धिस्ट मॉन्ग नागासेन के साथ, जिसमें वो अपने क्वेश्चंस पूछता है मॉन्ग से। तो वो सब लिखे गए हैं मिलिंद पन्हो में, और वो है एक पाली वर्क, इट इज अ पाली वर्क। ठीक है। तो जो देखा जाए, जो ये बैक्ट्रियंस थे, दे एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। वहीं इनका एक ग्रीक एम्बेसडर था हेलोडोरियस, जो एक ही वैश्वनाइट बन गया। ठीक है। और उसी ने जो है गरुड़ पिलर जो है बेस नगर में उसको इरेक्ट करवाया, यानी उसको बनवाया। हम देखें, अब अगर बात करें तो ग्रीक इन्फ्लुएंस की, तो ये काफी आफ्टर एक सेंचुरी तक रही मेनेंडर की डेथ के बाद। तो ये तो था बैक्ट्रियंस के बारे में, जो कि डेमेट्रियस के अंडर आए, और उन्होंने सबसे पहले आकर के अफगानिस्तान और पंजाब को कॉन्कर करा और ऑक्यूपाई करा। फिर उसके दो मिलिट्री कमांडर्स अपोलोडोटस और मेनेंडर के अंडर उन्होंने अपना जो एम्पायर है वो सिंध और मथुरा तक बढ़ा दिया। और उसके बाद ये लोग बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे। और मिलिंद पन्हो नाम से एक बुक है जिसमें डायलॉग्स हैं मेनांडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैक्ट्रियंस। नाउ कमिंग टू द शकास, जो शक थे उनको सिथियंस भी बोला जाता है। इन्होंने जो है क्या करा, बैक्ट्रिया और पार्थिया को अटैक करा, और जो है ग्रीक रूलर्स वाला एरिया उसको कैप्चर कर लिया। फिर इन्होंने वही फुट स्टेप फॉलो करे ग्रीक्स के, और ये जो है इन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ग्रेजुअली एक्सटेंड कर दिया। तो जो शख्स थे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, नॉर्दर्न सत्राप्स जो कि तक्षशिला से रूल करते थे, और दूसरे थे वेस्टर्न सत्राप्स जो कि है महाराष्ट्र में रूल करते थे। ठीक है। जो इनका फाउंडर था शक का, वो था माउस। और जो शख्स हैं इन्होंने तक्षशिला को ओवरथ्रो किया, पार्थियंस को तक्षशिला से ओवरथ्रो किया था। तो दिस वाज समथिंग ब्रीफ अबाउट द सकास, यानी सिंथियन। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाऊं तो ये देखो, आप देख रहे होंगे ना, ये वाला एरिया, ये वेस्टर्न सत्राप्स, तो यहाँ पर है, ये रहे थे, मतलब ये जो हल्का सा ये जो एरिया है ये वाला, ये एंटर था इनके, और कुछ इधर ऊपर का भी एरिया था यहाँ पर भी। बट अब वो जो ईस्ट वेस्टर्न एरिया था, बट दिस इज अ मैप ऑफ कुषाण अंपायर, तो इसमें नहीं दिख रहा वो। सो नाउ कमिंग टू द कुषाण्स। जो कुषाण्स थे वो थे युकी ट्राइब जो था सेंट्रल एशिया का, उसकी ब्रांच थे ये लोग। ठीक है। और इनका जो ओरिजिनल होम था वो सेंट्रल एशिया था। सबसे पहले ये लोग आए बैक्ट्रिया, और इन्होंने आकर के क्या करा, सकास को, जो शख्स थे उनको खत्म करा, उनसे कंट्रोल लिया। फिर उसके बाद इन्होंने वही जो ग्रीक्स ने और जो ग्रीक्स को फॉलो करते हुए शख्स ने, फिर उन्हीं उसी पाथ को फॉलो करते हुए ये लोग भी जो है काबुल वैली यानी नॉर्थ वेस्ट तक आ गए, और जो है गांधार वाला एरिया जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर इसी खुशी में जो सबसे पहला रूलर था, कुषाण फाउंडर डायनेस्टी का फाउंडर था, कार्डफिसिस वन, इन्होंने क्वाइंस इशू करे आफ्टर द ऑक्यूपाइंग द काबुल वैली। अपने नेम के अंदर इन्होंने क्वाइंस इशू करे। फिर इनके बाद जो है इनके पुत्र आते हैं कैडफाइसिस सेकंड, और इन्होंने जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को जो है ईस्ट में आकर के मथुरा तक जो है इन्होंने आकर के उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है। माना जाता है कि ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, और उसने गोल्ड क्वाइंस इशू कराए अपने नाम के अंदर, और टाइटल रख लिया अपने आप को लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। इस टाइप से वो लोग इन्होंने कैडफाइसिस सेकंड ने टाइटल लिया। ठीक है। और अपनी अंपायर जो है इसने गांधार रीजन से एक्सटेंड करके मथुरा तक ले आया ये भी। अगर आप देखो कुषाण अंपायर का मैप तो आप देख पाओगे, ये है कुषाण अंपायर का मैप, ये पूरा ये मैप है कुषाण अंपायर का। इसमें ये गांधार वाला रीजन भी है और ये मथुरा वाला रीजन भी है। तो ये पूरा मैप है कुषाण अंपायर का। वहीं अगर हम बात करें कुषाण के क्वाइंस के बारे में, तो दीज वर द गोल्ड क्वाइंस इशूड इन द कुषाण अंपायर। कुछ अलग अलग क्वाइंस हैं ये। ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं।
Now moving to the important ruler of Kushan dynasty, who was Kanishk. Kanishk was the important ruler of the Kushan dynasty. And माना जाता है कि एक great conqueror, he was a great conqueror and साथ साथ he was a patron of religion and art also. मतलब वो आर्ट और रिलीजन का भी पैटर्न था. अगर हम वही बात करें कनिष्क की कंक्वेस्ट के बारे में, तो उसने अफगानिस्तान, गांधार, सिंध और पंजाब वाला एरिया जो उसके अंपायर में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, उसके अलावा उसने मगध तक अपनी पावर को जो है एक्सटेंड करा और साथ साथ पाटलिपुत्र और बोध गया को भी अपनी टेरिटरी में ले लिया, शामिल कर लिया. वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, कश्मीर वाले एरिया की, तो कनिष्क ने जो है कश्मीर वाले एरिया को भी इन्वेड करा और उसको भी अपनी टेरिटरी में ऑक्यूपाई कर लिया. और इसका हमें पता चलता है कल्हण की बुक से, राजतरंगिणी से. और उसके बाद उसने कई क्वाइंस इशू करे और उसके जो क्वाइंस हैं काफी जगह पे मिलते भी हैं. मथुरा में मिले हैं, श्रावस्ती में मिले हैं, कौसाम्बी में मिले हैं, बनारस में मिले हैं. तो माना जाता है कि उसने काफी हद तक गैंगेटिक वैली वाला पोर्शन जो है कैप्चर कर लिया था. तो आप देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं ना, इसके बाद इसने जो है ऊपर कनिष्क ने चाइना वाले एरिया में भी गया ये, तो इसने काशगर कुछ और तूफान वाला, मतलब ये एरिया भी इसने काफी हद तक अपनी अंपायर में ऑक्यूपाई कर लिया. देखो लिखा हुआ है ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द चाइनीज. हालांकि वो पहली जो बैटल थी उसकी जनरल पांचो के साथ जो हुई थी उसमें वो हार गया था, और जो दूसरी बैटल हुई थी उसमें वो जीत गया था. एंड ही स्कोर्ड विक्ट्री ओवर पैनयांग, जो कि पैंचो का सन था. और काशगर, झारखंड एंड खोतान जो ये एरियाज थे, इसने चीन वाले इसने अपनी अंपायर के अंदर कनिष्क ने उनको भी जो है एक्सटेंड कर लिया था. ठीक है. वहीं अगर हम बात करें जो कनिष्क के अंपायर के एक्सटेंड के बारे में, तो वो गांधार था वेस्ट में, उसका एक्सटेंड वेस्टर्न पॉइंट जो था गांधार था. ईस्ट में था बनारस, कश्मीर था नॉर्थ में, और मालवा था साउथ में. और जो उसकी कैपिटल थी वो थी पुरुषपुरा, जो कि आज का पेशावर है. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द कनिष्क कॉन्क्वेस्ट. वहीं अगर हम बात करें इसके कल्चरल कंट्रीब्यूशन की, तो ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म. उसने जो है बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा एम्ब्रेस किया, और साथ साथ उसने और जो है रिलीजन्स उनको भी एम्ब्रेस किया. इसका हम एग्जांपल मिलता है क्वाइन से. जो क्वाइंस हैं उनके ऊपर ग्रीक एंड हिंदू गॉड्स भी बने हुए हैं. तो ये दिखाता है कि ही वॉज टॉलरेटेड टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स ऑल्सो. जो कनिष्क है, इसी के टाइम पे महायान बुद्धिज्म ने जो है मतलब वो आया, और जो है काफी डिफरेंट था महायान बुद्धिज्म बुद्धा के, ओरिजिनल बुद्ध के बुद्धिज्म से, और जिस बुद्धिज्म को अशोक ने प्रोपोगेट किया था उससे काफी ज्यादा डिफरेंट था. तो उसके बाद क्या हुआ, महायान बुद्धिज्म में जो बुद्ध हैं उनकी वर्शिप शुरू हो गई फ्लावर से, और उनको गारमेंट्स वगैरह, परफ्यूम्स और लैम्प्स. सो इसने जो है महायान बुद्धिज्म ने जो है एक अलग तरीके के रिचुअल्स और वर्शिप प्रैक्टिस जो है डेवलप करी. वहीं अगर हम बात करें कनिष्क के बारे में, तो जैसे कि अशोक ने मिशनरीज भेजी थी श्रीलंका वगैरह में और अदर फॉरेन टेरिटरीज में, उसी तरह के कनिष्क ने भी जो है मिशनरीज भेजी सेंट्रल एशिया में, जो कि इनका ओरिजिनल होमलैंड था, और चाइना में, उस एरिया में भी. ठीक है. और साथ साथ इसने कुछ बुद्धिस्ट चैत्यास भी बनवाए और विहार भी बनवाए. और कई बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, जो फेमस स्कॉलर्स थे उस टाइम के, जैसे कि वासुमित्र, अश्वघोष और नागा अर्जुन, ये सब जो है इनके यहाँ पर एक इनके पैटर्न थे. इन्होंने इनको पैटर्नाइज किया. और कनिष्क के टाइम पे ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन मोनेस्ट्री में, जो कि श्रीनगर के पास है कश्मीर में. और प्रेसिडेंटशिप, इट वाज अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वासुमित्र ने उसको प्रिसाइड करा था. और वहीं पे जो है महायान बुद्धिज्म का, महायान जो है डॉक्ट्रिन को फाइनल शेप दी गई थी. ओके. सो दिस वाज अबाउट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. वहीं अगर हम बात करें ये जो चार उसके जो पैटर्न थे कनिष्क की कोर्ट में, जैसे कि अश्वघोष जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे. सो ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट. और उन्होंने ही जो है बुद्ध चरित्र लिखा था, जिसमें बुद्धा की लाइफ के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है, और वो एक बुद्ध की लाइफ के बारे में ग्रेट सोर्स है हिस्ट्री के अंदर.
जो कि अश्वघोष ने लिखा था, जिसका टाइटल है बुद्ध चरित। वहीं अगर हम बात करें साउथ इंडिया के जो फेमस बुद्ध फॉलोअर थे, जो कि थे नागा अर्जुन, इन्होंने उनको भी जो है पैट्रनाइज किया। और अगर बात करें फेमस फिजिशियन की, जो एंशियंट इंडिया के फेमस फिजिशियन थे चरक, वो भी जो है कनिष्क की कोर्ट में थे, पैट्रनाइज थे। ठीक है, तो ये सब हो गया कनिष्क के बुद्धिज्म और कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में। पहला कि उसने बुद्धिज्म को सपोर्ट करा, और साथ साथ उसने अदर रिलीजन्स की तरफ भी एक टॉलरेट भाव रखा। और उसका पता लगता है हमें डिफरेंट क्वाइंस से, जिन पे ग्रीक और हिंदू गॉड्स की छवियां मिलती है। उसके बाद कनिष्क के टाइम पे ही महायान बुद्धिज्म आया, जिसने जो है बुद्धा का जो ओरिजिनल कंसेप्ट था बुद्धिज्म का, उसको काफी हद तक चेंज कर दिया, रिचुअल्स और वर्शिप के स्टाइल को। फिर कनिष्क ने मिशनरीज भेजी, बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजी बुद्धिज्म के फैलाने के लिए सेंट्रल एशिया में और चाइना में। और वासुमित्र, अश्वघोष और नागा अर्जुन उसके यहाँ पे पैटर्न थे। और कनिष्क के टाइम पे ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कुंडलवन मोनेस्ट्री में, जो कि श्रीनगर के पास थी, और उसको प्रिसाइड किया वासुमित्र ने। और इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है महायान बुद्धिज्म को फाइनल शेप दी गई। वहीं हम बात करें अब गांधार आर्ट की, तो हमने अब तक जो है पढ़ लिया। हमने पढ़ा फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, शक, कुषाण, और उसके बाद बैक्ट्रियंस वगैरह, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने इंपॉर्टेंट कुषाण रूलर जो कि कनिष्क था और उसकी कंट्रीब्यूशन, वो भी पढ़ लिया। नाउ कमिंग टू गांधार आर्ट, तो माना जाता है जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है उसकी जो बेसिकली वो कहाँ पर फ्लॉरिश हुआ, वो हुआ पेशावर वाले एरिया में। किधर फ्लॉरिश हुआ वो? पेशावर वाला एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, ये वहां पर हुआ। और ये फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी में जो है सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ और प्रोड्यूस हुआ। तो जो ओरिजिनल फाउंडर्स हैं वो माना जाता है इंडो ग्रीक्स को। गांधार आर्ट की जो ओरिजिनल फाउंडर्स हैं वो है इंडो ग्रीक्स। हालांकि जो उसके रियल पैटर्न है वो है शक और कुषाण, और खास करके कनिष्क। कनिष्क जो है वो रियल जो है पैटर्न है गांधार आर्ट का। इसी के टाइम पे गांधार आर्ट ने बहुत ज्यादा डेवलप किया। तो जो गांधार आर्ट है, अगर इसके बारे में हम पढ़ें तो इट वाज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रेको रोमन एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर कुछ जो है इंडिजिनस एलिमेंट्स भी हैं, इंडियन एलिमेंट्स भी हैं, और साथ में कुछ फॉरेन एलिमेंट्स जो कि है ग्रेको रोमन एलिमेंट्स। तो जो ये है इंडिजिनस और फॉरेन हो गया गांधार आर्ट, इसके अंदर दोनों तरह के एलिमेंट्स हैं। जो इसके हमें गांधार स्कल्पचर्स हैं वो हमें मिले हैं तक्षशिला से, पेशावर से, और कई सेवरल प्लेसेस से मिले हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। ठीक है, तो जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो ज्यादातर माना जाता है बुद्धा के इंस्क्रिप्शंस के बारे में, बुद्धा के स्कल्पचर्स के बारे में जाना जाता है। वो काफी बुद्धा के स्कल्पचर जो हैं गांधार आर्ट में मिले हैं इन वेरियस साइजेस, शेप्स एंड पोस्चर्स। और वो जो है बुद्धा को के बर्थ के बारे में, उसके रिनंसिएशन के बारे में जो है वो डिपिक्ट करते हैं कि कैसे बुद्ध प्रीच कर रहे हैं। अगर हम बात करें सैलिएंट फीचर्स के बारे में गांधार आर्ट के, तो जो उसका सबसे बड़ा सैलिएंट फीचर है, जो सबसे मेन फीचर है, वो है मोल्डिंग ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इन अ रियलिस्टिक मैनर। यानी कि जो स्कल्पचर्स होते थे वो इस तरह से मोल्ड होते थे कि लगता था कि ये रियल है, रियलिस्टिक मैनर है। उसमें जो एक एक फिजिकल फीचर है, जैसे कि मुस्टैचेस हो गई, मसल्स हो गई, और साथ साथ कर्ली हेयर हो गए, यानी इन सबको जो है उन्होंने बहुत ही अटेंशन दिया, बहुत ही अच्छे से रियलिस्टिक मैनर में उसको दिखाया। वहीं साथ साथ देयर वाज अ थिक ड्रैपरी ऑल्सो, और मतलब फाइन लाइंस बनी हुई है, फोल्ड्स बने हुए हैं मसल्स वगैरह दिखाने के लिए प्रॉपर। बहुत अच्छे से उन्होंने जो है रियलिस्टिक मैनर में उसको मोल्ड किया गया है। वहीं साथ साथ उसमें जो है अच्छी कार्विंग्स भी हुई गई हैं, और ऑर्नामेंटेशन वगैरह, जो मान लो क्या क्या ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, इन सब का भी जो है बहुत अच्छे से एलैबोरेटिव वे में जो है दिखाया गया है गांधार आर्ट के अंदर। और जो उसका मेन थीम था वो था बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म जो था मेन थीम था गांधार आर्ट का। और गांधार आर्ट से ही जो है इवोल्यूशन ऑफ एन इमेज ऑफ अ बुद्धा माना जाता है, कि दैट द इमेज इवोल्यूशन जो है बुद्धा का, वो जो है गांधार आर्ट से ही आया। अगर मैं आपको थोड़ा सा गांधार आर्ट के स्कल्पचर्स को दिखाऊं, तो ये हैं गांधार आर्ट के स्कल्पचर्स। अगर आप बुद्धा के बारे में देखें
तो आप देखिए बुद्धा को जो है एक कैसे बिठाया गया है, मतलब दिखाया गया है कि वो मौन बैठे हुए हैं। साथ साथ अगर आप इनके हेयर्स के बारे में देखिए तो कर्ली हेयर्स दिखाए गए और कितना फाइन है। और उसके बाद जो है एक एक एक्सप्रेशन, ये देखिए थिक फोल्ड लाइंस हैं कैसे जो आ रही हैं, ये कैसी बॉडी और मसल्स वगैरह किस टाइप से सब कुछ जो है इन्होंने दिखाया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गांधार आर्ट। और वहीं अगर मैं आपको ऑर्नामेंट्स के बारे में बताऊं तो यही गांधार आर्ट का किंग का एक स्कल्पचर है, जिसमें देखिए ऑर्नामेंट्स वगैरह कितने अच्छे से जो है दिखाए गए हैं, ये देखिए आप। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द गांधार आर्ट। नाउ कमिंग टू द मथुरा आर्ट। जो मथुरा आर्ट है ये मॉडर्न डे, जो आज का मथुरा है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये वहां पर डेवलप हुआ और फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये फ्लरिश हुआ, इसलिए इसको मथुरा आर्ट बोला जाता है। और ये जो आर्ट है ये प्रॉपरली इंडिजिनस लाइंस पे ही डेवलप हुआ, इसके अंदर कोई भी फॉरेन एलिमेंट नहीं है, जो कि गांधार आर्ट में है वो इसमें नहीं है। वहीं अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें तो जो स्कल्पचर्स हैं उसमें जो है दिखाया जाता है कि जो बुद्धा हैं उनकी इमेजेस में स्पिरिचुअल फीलिंग है उनके फेस के ऊपर, बुद्धा के अंदर, जो कि गांधार आर्ट में एब्सेंट है। ये एक डिफरेंशिएशन है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के अंदर। वहीं अगर बात करें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की फेमस स्कल्पचर्स जो हैं वो हैं लॉर्ड शिवा का और विष्णु जी के, और साथ साथ उनके देयर कॉन्सोर्ट्स पार्वती एंड लक्ष्मी। यानी कि इसमें जो है हिंदू देवी देवता जो है उनके भी जो है स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। वहीं फेमस फीमेल फिगर्स भी हैं यक्षनीज के और अप्सरा के, जो कि काफी फेमस हुए और वो बहुत ही अच्छे तरीके से कार्व्ड है। ठीक है, अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये कुबेर का है, कुबेर का इंस्क्रिप्शन है जो कि हिंदू गॉड है कुबेर। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उनको दिखाया गया है, कितना फाइन आर्ट है ये। और वहीं अगर बात करूं यक्षिणीज के बारे में, सो दीज आर द यक्षिणीज, यक्षिणी। ओके, तो अगर मैं फटाफट आपको डिफरेंशिएट करके बताऊं गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट के बीच में, तो वो ये है कि जो गांधार आर्ट था उसके अंदर दोनों एलिमेंट्स थे, इंडियन भी और ग्रेको रोमन भी, यानी फॉरेन भी। वहीं अगर हम बात करें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो सिर्फ इंडिजिनस लाइन, यानी उसमें इंडियन एलिमेंट्स थे, कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं था। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो हिंदू गॉड्स के बारे में भी दिखाता है, हालांकि वो हमें गांधार आर्ट में नहीं मिले हैं। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में फीमेल फिगर्स अप्सराओं के, यक्षिणी के, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अच्छे से वो ब्यूटीफुली कार्व्ड हैं। वहीं अगर हम बात करें बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के बारे में, तो एक स्पिरिचुअल फीलिंग दिखती है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, वहीं जो है वो गांधार आर्ट में एब्सेंट है बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में। So this was a brief about the Mathura School of Art and Gandhar School of Art. So this was all about today's session. Thank you for watching this session. और आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो एक लाइक दीजिएगा वीडियो पे जरूर। और अगर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज यूज आवर रेफरल कोड दैट इज रैंक 10। इससे आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस एंड यूज आवर रेफरल कोड रैंक 10। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे। बाय बाय।